कानपुर नाम के गांव में मदन लाल नाम का एक अमीर किसान रहता था। वह इतना धनवान था कि उसके पास बहुत सारी खेती, बकरियां, गायें, मुर्गियां थीं। लेकिन मदन लाल का स्वभाव बहुत घमंडी था। गांव में सबसे ज्यादा खती उसी के पास थी। वह खेतों में खुद काम नहीं करता। काम करने के लिए उसने बहुत सारे मजदूर लगाए हुए थे। उसके घर में उसकी एक बेटी और उसकी पत्नी शारदा रहते थे। शारदा, मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। ये लीजिए आपकी चाय। मुझे खेतों में जाना है। आज खाने में कुछ अच्छा बनाओ, तब तक मैं खेतों में काम कैसे चल रहा है देख के आता हूँ। लेकिन घर की सारी लकड़ियां खत्म हो गई है। आप पहले लकड़ियां लेके आइए, मैं फिर खाना बना दूंगी। ठीक है, मैं लकड़ियां भेज दूंगा। मदन लाल खेतों की तरफ निकल जाता है। मदन लाल बैठकर देखता रहता था मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। वह गरीब मजदूर लोगों को बहुत छोटा समझता था। मदन लाल को बस कारण चाहिए होता था उनकी बेइज्जती करने का। क्यों भाई, ठीक से काम करो। तुम्हें तो काम भी ठीक से करना नहीं आता। इतना भी काम नहीं कर सकते क्या? लगता है तुम किसी काम के नहीं हो। ये से बेकार लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, मैं तो मेरा काम ठीक से कर रहा हूँ। मुझसे जबान लड़ाता है। एक मजदूर की इतनी मजाल। माफ कर दीजिए मालिक, मैं और अच्छे से काम करूंगा। मुझे काम से मत निकालिए। घर में पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, नहीं निकालूंगा, लेकिन आज तुमने जो मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत की है उसकी सजा तो तुम्हें मैं जरूर दूंगा। तुम्हारी इस महीने की तुम्हें सिर्फ आधी ही तनख्वाह दूंगा। यह बात सुनकर कामगार परेशान होकर वहां से चला जाता है। मदन लाल मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता। सब लोग उसे पीठ पीछे बुरा भला कहते। भाई हरिया, क्या बात है? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं भाई, मदन लाल मालिक से परेशान हो गया हूँ। घर में एक तो पैसों की जरूरत है और मालिक काम से निकालने की धमकी दे रहा है। वह तो बहुत घमंडी इंसान है। वह गरीबों की किस्मत पर हंसता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं कभी उसके पास काम नहीं करता। पर क्या करे, हमारे नसीब में यही लिखा है। हाँ भाई। चलो भाई, मैं चलता हूँ। मुझे लकड़ी लेकर मालिक के घर जाना है। अगर मुझे देरी हुई तो वह फिर से चिल्लाएगा। ठीक है, जाओ भाई तुम। मुझे भी खेतों में जाना है। मुझे जल्दी जल्दी लकड़ियां तोड़नी होगी, वरना घर जाने में देरी हो जाएगी। आ गए तुम, इतनी देर कर दी। लकड़ियां लाने गए थे या पेड़ उगाने गए थे? लकड़ियां ना होने के कारण घर में अब तक चूल्हा नहीं जला। क्या अब हमें तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? माफ कर दीजिए मालिक, आज जंगल में लकड़ियां ढूंढने में वक्त लग गया। तुमसे लकड़ियां भी ढूंढी नहीं जाती क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक हो जो हमारे यहाँ काम करते हो? तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत है। कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वो कामगार परेशान होकर वहां से चला जाता है। मदन लाल के पास लोग ब्याज पे पैसे मांगने आते। मदन लाल लिए गए पैसों पे बहुत ब्याज लगाता था। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। एक दिन मदन लाल जब खेतों की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे सामने से एक साधु आते हुए दिखाई देते हैं। सुनो पुत्र, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूँ। क्या तुम मुझे सोनापुर गांव का रास्ता बता सकते हो? बता तो सकता हूँ, लेकिन वह बहुत लंबा रास्ता है और जंगल से होते हुए जाएगा। मतलब मुझे जाने में वक्त लग सकता है। बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम कुछ मदद करते तो अच्छा होता। क्या कहा तुमने? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से पैसे हेटते हो। तुम गलत समझ रहे हो पुत्र। मैं एक असली साधु हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है तुम एक ढोंगी हो और कह रहे हो कि असली साधु हूँ। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। एक साधु की इतनी बेइज्जती। रुक जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। मेरी संयमता की परीक्षा मत लो। अरे जाओ जाओ, ये सी बड़ी बड़ी बातें बोलकर तुम मुझे फंसा नहीं सकते।
मैं अमीर हूं तो क्या हुआ, तुम जैसे लोगों के भय कावे में नहीं आता। वैसे भी तुम लोग मांग मांग के खाते हो, तुम्हें काम करना आता ही नहीं। अब बस हुआ, और एक शब्द मत कहना। तुमने मेरी संयमता को तोड़ दिया है। तुम्हारी गलतियों को मैं नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी अमीरी पर बहुत घमंड है ना। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी सारी संपत्ति को तुमसे कोई छीन लेगा और तुम इंसान से एक बकरी बन जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। मदनलाल जोरों से हंसता है और कहता है, तुम क्या मुझे श्राप दोगे? एक ढोंगी का श्राप मुझे लगेगा क्या? हाँ, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, तुम तैयार रहो। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। मदनलाल भी वहां से अपने घर चला जाता है। अब रात हो चुकी थी। मदनलाल गहरी नींद में सो जाता है। जब सुबह हो जाती है तो वह एक बकरी बन चुका होता है। उसकी पत्नी उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ, हमारे घर में बेहरूपियां घुसा है। आज ही सुनते हो, जल्दी यहाँ आइए। शारदा, यह मैं हूँ, तुम्हारा पति मदनलाल हूँ। पता नहीं मैं कैसे बकरी बन गया। तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है। उसकी आवाज सुन के मदनलाल घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है ताकि उसे इस हालत में कोई ना देखे। वह जंगल की ओर जाता है उस साधु को ढूंढते। साधु महाराज, साधु महाराज, कहाँ चले गए यह साधु? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? उन्होंने जो कहा था वह तो सच हो गया। कैसे भी करके मुझे उन्हें ढूंढना होगा। तभी उसे शेर की आवाज सुनाई देती है। वह आसपास देखता है तो वहां पर एक शेर होता है। उस शेर को देखकर मदनलाल वहां से भागता है। शेर उसके पीछे भागता है। मदनलाल फिर अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। शेर भी वहां से चला जाता है। आज तो मदनलाल की जान जाते जाते बची थी। मुझे लगा आज तो मैं शेर का खाना बनने वाला हूँ। इस बार तो मैं बच गया, लेकिन अब जंगल में रहना खतरनाक होगा। वह गांव की तरफ जाता है। वह लोगों के सामने आना नहीं चाहता तो वह छुप जाता है। तब तक पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि वह श्राप से बकरी बन गया। अरे, तुमने सुना क्या? वह जो मदनलाल सेठ था वह बकरी बन गया। कैसे हुआ ये सब? उसने किसी साधु की निंदा की। उनको उसने बुरा भला कहा तो साधु ने उसे श्राप दे दिया। अरे रे, लेकिन ये ठीक हुआ, वह उसी लायक था। उसे अपनी आमिरी पर घमंड था ना। हम गरीब को वह अपने पैरों की जूती जैसा समझता था। अरे हाँ, मैंने तो यह भी सुना है कि उसकी जो सारी संपत्ति थी, खेत गाय, वह सब किसी ने धोखे से हड़प लिया। उसके घर वाले भी एक छोटे से घर में रह रहे हैं और मदनलाल कहाँ है किसी को पता नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा करने वालों के साथ एक दिन बुरा ही होता है, लेकिन उसके कर्मों की सजा उसके घर वालों को भी उठानी पड़ रही है। यह सारी बातें मदनलाल सुन रहा होता है। ये सब सुनकर उसे बुरा लग रहा था। उसे पता चल जाता है उसके बर्ताव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। निराश होकर वह वहां से चला जाता है। उसे वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है। वह ध्यान में मग्न थे। मदनलाल उनके पास जाता है। तभी वह अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, क्या तुम अभी कहोगे मैं एक ढोंगी साधु हूँ? माफ कर दीजिए साधु महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे वह सब कहना नहीं चाहिए था। तुम्हें लोगों की कदर करनी चाहिए, उन्हें नीचा दिखाने की गलती मत करना। कोई पैसे से बड़ा आदमी नहीं होता। पैसा कभी है तो कभी नहीं। अपने कर्म से अच्छे बनो। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मेरे बुरे व्यवहार के कारण मुझे कोई अच्छा नहीं समझता। मेरे कारण मेरे घर वाले भी मुसीबत में है। कृपा करे साधु महाराज, मुझे पहले जैसा इंसान बना दीजिए। तुम्हें तुम्हारी गलती ओ का एहसास हो गया है। अब तुम पहले जैसे बन सकते हो। तथास्तु। मैं तो अभी तक बकरी ही हूँ, इंसान बना ही नहीं। थोड़ा सब्र रखो पुत्र, थोड़ी देर में तुम पहले जैसे बन जाओगे। अब मदनलाल अपने घर की ओर निकल जाता है। उसे बहुत भूख लगी थी। वह एक आदमी से भोजन मांगता है तो वह आदमी उसे बिना सवाल किए खाने के लिए दे देता है। मदनलाल एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, उस इंसान ने मुझे बकरी के हालत में देखकर भी मेरी मदद की। मेरा स्वभाव कितना बुरा है।
मैं मेरे कामगारों के साथ कितना बुरा व्यवहार करता था। मुझे बुरा लग रहा है। मैं अभी उनके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। वह सोचते सोचते वही पेड़ के नीचे सो जाता है। जब वह उठता है तो वह पहले जैसा बन जाता है। गांव में जाकर वह अपनी जायदाद वापस ले लेता है। वह सबसे अपने बुरे बर्ताव के लिए सबसे माफी मांगता है और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। सबके साथ अच्छा बर्ताव करें।